दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई श्राप किसी परिवार का पीढ़ियों से पीछा कर रहा होता है, लेकिन उस श्राप के बारे में परिवार वालों को पता तक नहीं होता। लेकिन जब तक उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक ऐसा ही हुआ था हमारे आज के इस इंसिडेंट में। दोस्तों, आज का यह इंसिडेंट मेरे साथ जयंत ने शेयर किया है। जयंत बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं और वैसे ये एक गांव में रहते हैं। इन्होंने अपने गांव का नाम भी बताया है, लेकिन मैं आपको उनके गांव का नाम बताना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करना किसी की प्राइवेसी को खतरे में डालने जैसा है। तो मैं आपको उनके गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी थी, या यूं कहूं कि उनके परिवार के साथ जो हुआ था, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको रोजाना डेली बेसिस पर हॉरर स्टोरियां सुनने को मिलती हैं। और अगर आपको रोजाना एक नई हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए रोजाना कहानी लेकर आता हूं। और यह कहानियां मनगढ़ंत नहीं होती, बल्कि आप जैसे ही लोग मेरे पास शेयर करते हैं और मैं इन्हें मेरे सब्सक्राइबर्स को, यानी कि आपको सुनाता हूं। कहानियां लिखने में और आपको सुनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं आपसे बस एक लाइक मांगता हूं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक जरूर करेंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम बता देता हूं, जिन्होंने कमेंट में अपने नाम और अपनी जगह का नाम लिखकर मुझे सेंड किया था। तो सबसे पहला नाम आता है अभिनव सिंह का, जो कि हमारी स्टोरियां रोजाना सुनते हैं। तो अभिनव जी, आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं SK राहुल जी, जो कि हमारी सभी कहानियों को सुनते हैं। इसके बाद आते हैं गुलशन साहू जी, जो कि हमारी सभी कहानियों को काफी मजे से सुनते हैं। और अब आखिरी नाम आता है कुणाल मल्होत्रा जी का, जो कि हमारी सभी कहानियों को काफी मजे से सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सब्सक्राइबर्स, जो कि डेली बेसिस पर हमें कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आपको भी अगली वीडियो में अपना नाम चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना और अपनी जगह का नाम जरूर बताना कि आप कहां से हमारी कहानी सुन रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं हमारे इस इंसिडेंट में आगे की ओर। दोस्तों, जयंत बताते हैं कि यह तकरीबन साल 2005 के आसपास की बात है। उस टाइम पर मेरे पिताजी की नई नई शादी हुई थी, और जब पिताजी की शादी हुई तो मेरी माँ नई दुल्हन बनकर हमारे घर में आई थी। जब माँ घर में आई तो घर में सब काफी खुश थे, और सबसे ज्यादा खुश तो मेरे पिताजी थे, क्योंकि माँ का बोलचाल का तरीका काफी अच्छा था और माँ दिखने में भी काफी सुंदर थी। लेकिन एक दिन की बात है, मेरी माँ को हमारे घर रहते रहते तकरीबन 2-3 महीने बीत चुके थे। जब माँ को गांव में रहते हुए काफी टाइम बीत गया तो एक दिन मेरी दादी जी ने माँ को कपड़े धोने के लिए गांव के तालाब पर भेज दिया। दरअसल वो तालाब हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। तालाब हमारे घर से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही था, और हमारे घर से वो तालाब दिखाई भी देता था। तो माँ कपड़े धोने के लिए तालाब पर चली गई, और वो दोपहर का समय था। दोपहर के तकरीबन 2-2:30 बजे का समय हो रहा था। माँ के पास घर के लोगों के कपड़े थे, जिन्हें धोने के लिए वो तालाब पर गई हुई थी। जब मेरी माँ तालाब पर गई तो उन्होंने कपड़े धोए, और कपड़े धोने के बाद वो वहां से खड़ी होकर वापस घर की तरफ ही लौट रही थी। तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि शायद जो कपड़े लेकर आई थी उनमें से कोई कपड़ा तालाब पर ही रह गया है, क्योंकि जितने कपड़े वो लेकर आई थी उनमें से थोड़े बहुत कपड़े कम थे। जब उन्हें लगा कि कोई कपड़ा तालाब पर ही छूट गया है तो माँ वापस पीछे मुड़ी और तालाब पर देखने लगी कि कहीं कोई कपड़ा तो नहीं रह गया। जब मेरी माँ तालाब पर जिस जगह पर उन्होंने कपड़े धोए थे वहां जाकर कपड़ों को देख रही थी कि कोई कपड़ा तो नहीं रह गया, तभी अचानक से उन्हें पानी में तैरता हुआ एक कपड़ा नजर आता है। दरअसल वो मेरे पिताजी की नई शर्ट थी, जो तालाब के पानी में ही रह गई थी। जब माँ ने उस शर्ट को निकालने की कोशिश की तो वो शर्ट काफी दूर थी, लेकिन माँ जैसे तैसे करके उसे पानी से बाहर निकाल लिया। उस शर्ट को बाहर निकालने के बाद माँ वापस घर की तरफ जा रही थी। इस समय उन्हें शाम के 4 बजे का समय हो गया था, और गांव के लोग भी तालाब पर आने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पर गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए अक्सर गांव के लोग तालाब पर ही आया करते थे। जब माँ वापस घर की तरफ जा रही थी तो गांव के काफी लोग अपनी भैंसों और गायों को लेकर तालाब पर ही आ रहे थे। माँ उन लोगों को आते हुए देख रही थी, और जब वो उन लोगों की तरफ देख रही थी
तो माँ को उन लोगों के बीच में कुछ अजीबोगरीब दिखाई देता है। माँ देखती हैं कि गाय और भैंसों के बीच में एक जवान औरत जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथ पैरों में चांदी के बड़े बड़े छाले डाले हुए थे, वो औरत गाय भैंसों के बीच में चलते चलते लगातार माँ की तरफ ही देख रही थी। जब माँ ने देखा कि वो औरत लगातार मेरी तरफ ही देख रही है, तो माँ ने मन में सोचा कि शायद मैं इस गांव में नई हूं और मैं भी इस औरत को नहीं जानती, ये भी मुझे नहीं जानती होगी, तो देख रही है कि आखिर गांव में ये नई औरत किसकी आई है। माँ ने यह बात सोचकर उस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और माँ कपड़ों को लेकर घर आ गई। माँ जब तालाब से घर आई तो वो थोड़ी विचलित थीं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा कि शायद वो बेवजह ही ज्यादा सोच रही हैं, मगर दिमाग में वो लाल साड़ी वाली औरत का अक्स बार बार घूम रहा था। रात हुई तो माँ खाना खाकर जल्दी सोने चली गईं, मगर जैसे ही वो लेटी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी चारपाई के पास खड़ा हो। माँ ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद दिन भर की थकान की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा होगा, मगर जब वो फिर से सोने लगी तो अचानक उनके कानों में किसी के पायल की हल्की हल्की आवाज आने लगी। वो आवाज बिल्कुल वही थी जैसी उस लाल साड़ी वाली औरत के पैरों में पहने छालों से आ रही थी। माँ ने धीरे से करवट बदली और पसीने से भीगे चेहरे के साथ कमरे में चारों तरफ देखा। कुछ भी नजर नहीं आया, मगर फिर अचानक खिड़की के बाहर से किसी के हंसने की धीमी सी आवाज आई। वो हंसी बेहद डरावनी और खौफनाक थी। माँ का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने पिताजी को रात की घटना के बारे में बताना चाहा, लेकिन तभी दादी वहां आ गई। माँ ने सोचा कि इस बारे में बाद में बात करेंगी। जब माँ रसोई में काम कर रही थी तो उन्होंने दादी को पास बुलाया और हिम्मत करके सारी बात बता दी। दादी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली। दादी ने माँ से कहा कि वो औरत जो तुम्हें दिखाई दी थी वो गांव की ही कोई औरत होगी और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर रात में हमारे घर के आसपास ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन दादी की बात सुनकर मेरी माँ ने कहा, जो आवाज मैंने रात में सुनी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस औरत के चलने पर आ रही थी, और जब से मैंने उस औरत को देखा है तब से न जाने क्यों मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। मैं आज रात को जितना डरी हूं इससे पहले कभी भी इतना नहीं डरी थी। लेकिन दादी ने माँ की बात को जैसे हल्के में ले लिया और माँ से कहा, तुम दूसरे गांव में आई हो और शायद आज पहली बार मैंने तुम्हें घर से इतनी बाहर तालाब पर भेजा है, तो इस वजह से तुम्हें डर लग गया होगा। अब मैं तुम्हें तालाब पर नहीं भेजूंगी, अब से तुम बस घर के काम ही करना। माँ ने दादी की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और पूरा दिन बस घर के काम ही करती रही। लेकिन इसके बाद जैसे ही रात हुई और माँ अपने कमरे में सोने के लिए गईं, तो उन्हें उस रात भी वैसे ही आवाजें सुनाई देने लगीं जैसी पिछली रात सुनाई दी थी। माँ को किसी के चलने की आवाज आती और कभी लगता कि उनके घर के पास कोई औरत चल रही है, तो कभी लगता कि जैसे कोई उनकी छत के ऊपर दौड़ रहा है। माँ ये आवाजें सुनकर घबराकर उठकर बैठ गईं। इसके बाद जैसे ही माँ उठकर अपनी पलंग पर बैठी तो उन्हें किसी की दबी हुई आवाज में हंसने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही हो। वो हंसी काफी डरावनी थी। माँ इस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर गईं। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय माँ के साथ ये घटनाएं हो रही थीं, उस समय मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। दरअसल पिताजी अपने किसी काम के चलते 2-4 दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए थे। माँ काफी देर तक ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं को सुनती रही। जब डर हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो मेरी माँ अपने कमरे से उठकर खड़ी हुई और दादी माँ के कमरे में पहुंच गईं। लेकिन जब मेरी माँ दादी माँ के कमरे में गईं और उन्होंने दादी माँ को बताया कि मुझे अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत हमारे घर के आसपास घूम रही है, तो माँ की बातें सुनकर मेरी दादी माँ ने कहा, शायद तुझे डर लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू सोच रही है, लेकिन फिर भी अगर तुझे डर लगता है तो आज रात मैं तेरे साथ तेरे कमरे में ही सो जाऊंगी। इसके बाद मेरी दादी उस रात मेरी माँ के साथ उनके कमरे में ही सोई। लेकिन जब दादी माँ के साथ सो रही थी तो दादी और मेरी माँ दोनों को ही ये डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। दादी और माँ दोनों अपने कमरे में लेटी थीं, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई वही अजीबोगरीब आवाजें फिर से आने लगी।
कभी लगता कि कोई आंगन में चल रहा है, कभी लगता कि छत पर कोई दौड़ रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार मां को लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा है। मां की सांसें तेज हो गईं और उन्होंने धीरे से दादी की बांह पकड़ ली। दादी ने भी महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भी सतर्क हो गईं। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर धीमी धीमी खटखट की आवाज होने लगी। ये कोई मामूली दस्तक नहीं थी, ये इतनी धीमी थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। दादी ने धीरे से मां का हाथ दबाया और इशारे से चुप रहने को कहा। दोनों सांस रोककर लेटी रहीं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दस्तक की आवाज और तेज होने लगी। अब यह दस्तक इतनी जोर से हो रही थी कि कमरे की दीवारें भी कांपने लगीं। मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और धीरे से विस्पर्ड आवाज में कहा, जो भी है चला जा, हमें कुछ मत कर। लेकिन बाहर खड़ा साया वहां से नहीं हिला। मां ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा है। उनके शरीर में ठंड दौड़ने लगी। उनके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। तभी अचानक दरवाजे की दरार से दो चमकती हुई आंखें नजर आई। मां के मुंह से हल्की चीख निकल गई, लेकिन दादी ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। दादी ने धीरे से अपने तकिए के नीचे रखा हुआ एक ताबीज निकाला और उसे मां के हाथ में रखते हुए कहा, इसे जोर से पकड़ ले। जैसे ही मां ने ताबीज पकड़ा, बाहर से आती हुई दस्तक की आवाज अचानक बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन इस शांति में भी एक अजीब सा डर था, मानो कोई अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा हो और अंदर घुसने का इंतजार कर रहा हो। रात किसी तरह कट गई, लेकिन सुबह होते होते मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका पूरा शरीर बुखार से तपने लगा। उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था और कमजोरी इतनी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जब दादी ने मां को इस हालत में देखा तो वो घबरा गईं। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए। उन्होंने मां की नब्ज देखी, आंखें देखी और फिर दादी को एक कोने में ले जाकर धीरे से बोले, ये कोई साधारण बुखार नहीं है, कोई साया इनके साथ लगा हुआ है। दादी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। साया? कैसी बात कर रहे हो वैद्य जी? वैद्य जी ने गहरी सांस ली और बोले, इनकी तबीयत यूं ही नहीं बिगड़ी, जरूर कोई अनजान ताकत इन्हें परेशान कर रही है। अगर जल्दी कुछ न किया गया तो मामला और भी बिगड़ सकता है। दादी घबरा गईं। उन्होंने वैद्य जी से पूछा, तो क्या करना होगा? वैद्य जी ने कहा, इन्हें तुरंत किसी अच्छे तांत्रिक या ओझा के पास ले जाओ। अगर ये बुखार उतर भी गया तो भी ये साया इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। मां बिस्तर पर लेटी कांप रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उनके माथे पर पसीना था और हाथ पैर बेजान पड़े थे। दादी उनकी हालत देखकर रोने लगी। तभी अचानक मां की आंखें खुलीं, लेकिन उनकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो चुकी थीं और वो अजीब तरीके से दादी को घूर रही थीं। दादी ने घबराकर मां का चेहरा हिलाया, बेटा तुझे क्या हो गया? लेकिन मां ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस छत की ओर देख रही थी, मानो वहां कोई खड़ा हो जिसे सिर्फ वहीं देख सकती थी। वैद्य जी ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाने को कहा। दादी ने गांव के सबसे पुराने ओझा को बुलवाया। बाबा गांव के मशहूर ओझा थे और ऐसी काली शक्तियों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। बाबा को जैसे ही मां की हालत के बारे में बताया गया, वो बिना देर किए घर आ गए। उनके आते ही पूरे घर का माहौल और भी भारी हो गया। बाबा लंबे कद के दुबले पतले आदमी थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। उनके गले में कई तरह के ताबीज लटके हुए थे और हाथ में एक लंबा डंडा था जिस पर कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही बाबा मां के पास पहुंचे, उन्होंने एक बार मां की तरफ देखा और फिर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगे। अचानक ही उनकी आवाज तेज हो गई और उन्होंने आंखें खोलकर कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। जिस साये की छाया इन पर पड़ी है वो बहुत ताकतवर है। यह कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि किसी श्राप से बंधी हुई आत्मा है। दादी कांप उठी। बाबा, इसका क्या मतलब है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जिस औरत को इन्होंने तालाब पर देखा था वो कोई जीवित इंसान नहीं थी, वो आत्मा थी और वो अब इनका पीछा कर रही है। दादी और घर के बाकी लोग सुनकर सन्न रह गए। मां बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। बाबा ने एक लोटे में पानी मंगवाया और उसमें कुछ भभूत घोलकर मां के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें मां के शरीर पर पड़ीं,
उन्होंने जोर से चीख मारी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और उन्होंने आंखें खोल दी, लेकिन उनकी आंखों में अब कुछ अजीब था। पुतलियां सफेद हो चुकी थीं और वो सबको घूर रही थीं। अचानक उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वो आ रही है। बाबा तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। उन्होंने अपना डंडा उठाया और मां के सिर के ऊपर घुमाकर एक जोरदार मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मां ने जोर से चिल्लाकर हंसना शुरू कर दिया। उनकी हंसी घर की दीवारों में गूंजने लगी। दादी और बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। हवा का एक तेज झोंका पूरे घर में फैल गया और सबने महसूस किया कि कोई अनदेखी ताकत घर में प्रवेश कर चुकी है। बाबा ने जमीन पर एक सफेद रंग की लकीर खींची और सबको उस लकीर के अंदर रहने को कहा। यह आत्मा सिर्फ बाहर से हमला कर सकती है। जब तक तुम सब इस लकीर के अंदर रहोगे, सुरक्षित रहोगे। मगर मां तो अब लकीर के बाहर थी। उनका शरीर अकड़ रहा था। उनकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई थी। वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खड़ा कर रही हो। और फिर उनके मुंह से एक अजनबी आवाज निकली, तुम लोग इसे बचा नहीं सकते, यह अब मेरी है। दादी रोने लगी, बाबा इसे बचाओ। बाबा ने तुरंत एक तांत्रिक धागा निकालकर मां के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने धागा मां के गले के पास लाया, मां ने भयंकर चीख मारी और उनका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। सबके होश उड़ गए। मां का शरीर जमीन से 4 फीट ऊपर था और वो अजीब तरीके से कांप रही थी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी अचानक घर की दीवारों पर लाल रंग के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से हाथ घसीटे हों। तभी बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो वही आवाज थी जो मां ने उस रात सुनी थी। लाल साड़ी वाली औरत अब घर के बाहर थी। बाबा ने जोर से कहा, कौन है तू? क्यों परेशान कर रही है इस लड़की को? बाहर से धीमी और खौफनाक आवाज आई, तुम इसे बचा नहीं सकते, यह अब मेरी है, हमेशा के लिए। बाबा ने तुरंत एक मटकी में गंगा जल भरा और दरवाजे की ओर फेंका। जैसे ही पानी बाहर गिरा, एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मां जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखें बंद हो गईं और वो बेसुध हो गईं। बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें पता लगाना होगा कि इस तालाब का रहस्य क्या है। लेकिन जब उस ओंझा ने अपने मंत्रों और तंत्र की सिद्धि से पता लगाना चाहा कि आखिर समस्या क्या है, तब जाकर उस ओंझा को पता चला कि समस्या गांव के तालाब में नहीं बल्कि कुछ और ही थी। दरअसल ओंझा ने बताया कि तुम्हारी बहू के अंदर कोई भूत प्रेत या कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक पिशाचिनी है, एक खूंखार पिशाचिनी जो कि सदियों से तुम्हारे पूरे परिवार से बदला लेने के लिए भटक रही है। जब यह बात मेरी दादी ने सुनी तो दादी काफी हैरान थी और फिर दादी ने डरते हुए ओंझा से पूछा कि आखिर ये पिशाचिनी मेरी बहू के ऊपर हावी क्यों हो रही है? मेरी बहू ने इसका क्या बिगाड़ा है? तब उस ओंझा ने मेरी दादी मां को बताया कि तुम्हारी बहू ने इस पिशाचिनी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम्हारे परिवार ने इसका बहुत कुछ बिगड़ा है और अब यह पिशाचिनी तुम्हारे पूरे परिवार से बदला लेने के लिए वापस आ गई है। इसके बाद ओझा ने मेरी मां के ऊपर कुछ अभिमंत्रित जल के छींटे मारे और फिर मेरी मां ने गुर्राते हुए ओझा से कहा, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, पूरे परिवार को खत्म करने आई हूं मैं। जब ओझा ने मेरी मां की ऐसी डरावनी आवाज सुनी तो उस ओंझा ने मेरी मां से पूछा कि आखिर तुम इस परिवार पर और इस लड़की पर हावी क्यों हो रही हो? इस परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब मेरी मां ने चिल्लाते हुए और काफी डरावनी आवाज में ओंझा से कहा, आज से 300 साल पहले की बात है। उस समय पर मेरी शादी इसी परिवार के एक पूर्वज से हुई थी। उनका नाम रणधीर था और जब उनसे मेरी शादी हुई तो वो मुझे रोजाना मारा करते थे, मेरे साथ रोजाना मारपीट करते और मुझसे कहते कि तू कोई दहेज नहीं लेकर आई, तेरे माँ बाप ने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया, जा और जाकर अपने माँ बाप के घर से दहेज लेकर आ, तभी मैं तुझे अपने घर में रखूंगा, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मैं उनके तानों को रोजाना सुना करती थी, लेकिन मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे उन्हें कोई तांत्रिक मिल गया और उस तांत्रिक ने उनसे कह दिया कि अगर तुम अपनी पत्नी की बलि किसी पिशाचिनी को दे दो
तो वो पिशाचिनी तुमसे खुश हो जाएगी और फिर वो तुम्हें काफी ज्यादा धन देगी। तुम इतने पैसे वाले हो जाओगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। और वो उस तांत्रिक की बातों में आ गए। उन्होंने मुझे एक दिन बहुत मारा पीटा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और फिर वो मुझे लेकर शमशान घाट चले गए। उन्होंने शमशान घाट में जाकर उस तांत्रिक के कहने पर पिशाचिनी को मुझे भेंट के तौर पर दे दिया। और उस पिशाचिनी ने मेरी बलि ले ली और मुझे मारकर खा गई। उस पिशाचिनी ने जब मुझे मार दिया तो मैं भी पिशाचिनी बन गई और मुझे मेरे ही पति पर काफी गुस्सा आया। लेकिन उस समय पर मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उनसे बदला ले सकूं। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि इन्होंने इतना पैसा इस पिशाचिनी से ले लिया है कि उनकी 7 पीढ़ियां अब बैठकर खा सकती हैं। उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने अपनी 7 पीढ़ियों को खुश रखने के लिए मुझे जान से मार दिया और इसीलिए मैं इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इनकी 7वीं पीढ़ी को बर्बाद कर दूंगी। और अब मैं तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे खानदान में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सबसे पहली बारी इस लड़की की है। मेरा पहला शिकार यही बनेगी और फिर मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगी। और इसके बाद मैं इस खानदान में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, मैं सबको खत्म कर दूंगी। ओझा बाबा ने पिशाचिनी की बात सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो जानते थे कि अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी जिसे तंत्र मंत्र से शांत किया जा सके। ये एक पिशाचिनी थी जिसने बदले की आग में 300 साल से जलते हुए अपनी शक्ति को और भी बढ़ा लिया था। बाबा बोले, यह आत्मा बहुत ही प्रचंड क्रोध में है। इसे बस यूं ही रोका नहीं जा सकता। इसे खत्म करने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी और इसकी कमजोरी जाननी होगी। दादी कांपती हुई आवाज में बोली, बाबा, क्या कोई रास्ता है इसे रोकने का? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, हर आत्मा की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें इसका असली नाम और वो स्थान खोजना होगा जहां इसे मारा गया था, तभी हम इसे रोक सकते हैं। इतने में मेरी मां, जो अब पूरी तरह पिशाचिनी के वश में थी, अचानक जमीन से ऊपर उठ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा भयानक रूप ले चुका था। उसने एक घिनौनी हंसी के साथ कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जब यह सब कुछ चल रहा था, इसी बीच मेरे पिताजी भी घर पर आ गए। और जब पिताजी ने मां की ऐसी हालत देखी तो पिताजी भी काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन पिताजी को एक पंडित जी के बारे में पता था। वो पंडित जी काफी विद्वान थे। पिताजी उन पंडित जी के पास चले गए और उन्होंने पंडित जी को सब कुछ बताया कि आखिर घर पर क्या चल रहा है। पिताजी की बात सुनकर पंडित जी हमारे घर पर आ गए। और जब पंडित जी हमारे घर पर आए तो मेरी मां का बर्ताव पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था। इसके बाद पंडित जी ने मेरी मां का हाथ पकड़कर कुछ मंत्र पढ़े और फिर उनके ऊपर एक अभिमंत्रित किया हुआ फूल रखा। उस फूल के रखते ही मेरी मां एकदम से ठीक हो गई। मां के ठीक होते ही सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश हो गए और घर वालों ने पंडित जी का धन्यवाद किया। लेकिन पंडित जी काफी चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने काफी धीमे शब्दों में, लड़खड़ाती हुई आवाज में घर वालों से कहा कि मैंने उसे पिशाचिनी को तुम्हारी बहू के शरीर से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन वो वापस लौट कर आएगी। जब इस बहू का पहला बच्चा होगा तो वो पिशाचिनी उसे अपने साथ ले जाएगी। ये बात सुनकर हमारे सभी घर वाले काफी दुखी थे और हुआ भी वैसा ही। जब मेरी मां का पहला बच्चा हुआ, जो कि बेटा था, तो उस बच्चे को मेरी मां अपने आप मारकर खुद ही खा गई थी और ये नजारा हमारे सभी घर वालों ने देखा था। लेकिन इसके बाद मेरी मां बिल्कुल ठीक हो गई। पंडित जी का कहना था कि मैंने उस पिशाचिनी को तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने की बजाय तुम्हारी अगली पीढ़ी के आने वाले एक बच्चे की बलि लेने के लिए कह दिया था। और वो पिशाचिनी मान गई थी। वो तुम्हारे परिवार के एक बच्चे को अपने साथ ले गई और इससे उसकी आत्मा कुछ सालों के लिए शांत हो गई है। लेकिन कुछ सालों बाद वो फिर दोबारा लौट कर आएगी। तो दोस्तों, ये थी जयंत की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। साल 2007। ये वही साल था जब मेरे साथ वो हुआ जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। मेरा नाम रियान है और मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला हूं। मैं बचपन से ही हॉकी का जबरदस्त खिलाड़ी था और इस खेल में ही अपना करियर बनाना चाहता था।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी उस खेल से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ हॉकी के एक टूर्नामेंट के लिए एक दूसरे शहर गया था। वहां से लौटते वक्त रात हो गई थी। हम 4 लोग थे, मैं, विजय, समीर और अनिल। हमने तय किया कि रात इटावा से कुछ किलोमीटर दूर एक होटल में बिताकर सुबह घर जाएंगे। लेकिन जब होटल नहीं मिला तो हमने गांव के पास एक वीरान जगह पर कार रोक दी और वहीं रात बिताने का सोचा। रात के लगभग 1:30 रहे थे। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। हमने कार की लाइट बंद कर दी और आराम करने लगे। तभी पास के पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाज आई। पहले तो हमें लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। भाई, कोई आ रहा है क्या? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। हम सब चौकन्ने हो गए। फिर अचानक कार के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम सब की धड़कनें तेज हो गईं। अनिल ने झटके से शीशा नीचे किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कोई मजाक कर रहा होगा, विजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी कार के ऊपर से कोई तेजी से गुजर गया, जैसे कोई उड़कर गया हो। इस बार हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। हमने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। रुको मत, बस कार तेज भगाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। विजय ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार वहीं रुक गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उस आदमी ने धीरे धीरे हमारी ओर देखना शुरू किया। उसकी आंखों से एक अजीब सा अंधेरा निकल रहा था। हम सब ठंडे पसीने से भीग चुके थे। फिर अचानक कार का इंजन जोर से घड़घड़ाया और तेजी से पीछे की ओर भागने लगी। हम चारों चिल्लाने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीछे जाते जाते कार एक झटके से रुक गई और बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। वो आदमी अब कहीं नहीं था। हमने किसी तरह कार को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़े। कुछ ही देर में हमें दूर एक गांव की हल्की रोशनी दिखी। हमने सोचा कि वहां जाकर मदद मांगेंगे। गांव में घुसते ही हमें अजीब सा एहसास हुआ। हर घर में ताले लगे थे, कोई इंसान नहीं दिख रहा था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं रहता। तभी हमें गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद से हल्की रोशनी आ रही थी और अंदर से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आ रही थी। चलो देखते हैं कोई है क्या, विजय ने कहा। हम चारों धीरे धीरे मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हमने अंदर झांका, वहां एक आदमी बैठा था जो कोई दुआ पढ़ रहा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। भाई माफ करना, हमें मदद चाहिए, हमारी कार खराब हो गई है, मैंने धीरे से कहा। वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हम सबने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। क्यों? अनिल ने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना कहते ही वो आदमी हवा में गायब हो गया। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने बिना समय गंवाए गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम कितनी भी दूर भागते, वापस उसी मस्जिद के सामने आ जाते। तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंजी। हमने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी फिर हमारे सामने था, लेकिन इस बार उसके साथ कई और भी साए थे। उनके शरीर अधजले लग रहे थे और उनकी आंखें अब भी पूरी तरह काली थीं। हम सब ने चीखते हुए भागना शुरू किया। समीर और अनिल आगे निकल चुके थे, लेकिन विजय और मैं पीछे रह गए। अचानक विजय जोर से चिल्लाया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो देखा कि कुछ अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। रियान, मेरी मदद कर। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे दूर होता गया। फिर अचानक वो हवा में उठा और आंखों से ओझल हो गया। मुझे नहीं पता कि उस रात आखिर क्या हुआ। मैं कैसे बचकर वापस आया, ये भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हाईवे के किनारे पड़ा था और एक ट्रक ड्राइवर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। समीर और अनिल मिल गए, लेकिन विजय कभी नहीं मिला। पुलिस ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि विजय कहीं आसपास ही है। कई बार रातों में मैं उसकी आवाज सुनता हूं और कई बार मुझे वो बूढ़ा आदमी भी दिखता है जो अब भी मुझे घूरता रहता है। शायद इटावा की उस रात ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। शायद विजय अब भी वहीं कहीं है और शायद वो अभी भी मुझे बुला रहा है।